क्या राजनाथ सिंह थे राजीव प्रताप रूडी की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जीत के पीछे? क्या राजनाथ सिंह ने पार्टी पर अपना कमांड एंड कंट्रोल बढ़ा दिया है? अमित शाह के आने के बावजूद संजीव बालियान हार गए और राजनाथ सिंह ने घर बैठे बैठे राजीव प्रताप रूडी को जितवा दिया। पुरानी बीजेपी के जेंटलमैन नेताओं में से सिर्फ राजनाथ सिंह ही बचे हैं जो पार्टी में भी हैं, एक्टिव भी हैं और तगड़े मंत्रालय पर कंट्रोल भी करते हैं। राजनाथ सिंह ही वो नेता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली तक के सफर में कदम कदम पर उनका साथ दिया। जब राजनाथ सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। जब राजनाथ सिंह यूपी के सीएम थे तब नरेंद्र मोदी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। राजनीतिक तौर पे और कूटनीतिक तौर पे राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी से काफ़ी सीनियर हैं, अमित शाह से तो बहुत ही ज़्यादा सीनियर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऐसा क्या हुआ जो रात 2 बजे तक सारी दिल्ली की मीडिया बाहर खड़े चुनाव रिजल्ट का इंतजार करती रही? चैलेंजिंग था। ये कैप्शनिंग आप लोगों ने दिया है। हाँ। हमारे किसी पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं दिया। सर जी, ये आप पत्रकारों थोड़ा सा का सर जीत का श्रेय आप किसे दे रहे हैं इस पूरे जीत? हमारे जो मतदाता है वो सभी माननीय सांसद हैं, वो सब वरिष्ठ हैं और सब बहुत ही कामयाब हैं, बहुत ही कामयाब हैं। सर जीत के बाद अब क्लब में कोई बदलाव या फिर इतने सालों का जो ये एक और ट्रेडिशन चीज़ रहा है, है? मुझे लगता है बहुत सारे विषय ऐसे रखे गए थे क्लब के बारे में जो टिप्पणियां राजनीति में कई बार कर जाते हैं। बहुत सारे तथ्य गलत थे। आज भी कहा गया है कि बहुत दलालों सारे का तथ्य अड्डा। गलत थे। कोई बात नहीं, चुनाव में जीतने के लिए कई बार कई शब्दों का उपयोग किया जाता है। मैं समय समय पर उन तथ्यों को प्रकाश में उनको सफाई दे दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगता है आज के इस चुनाव परिणाम में मेरे 2 दशक के प्रयासों का और 2 दशक के कामयाबी का मेरी टीम का सभी सांसदों ने मिलकर मोहर लगा दी है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे राजनीतिक जीवन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पिछले वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया है कि ये कैसा डोमिनो इफेक्ट था, कौन सी लॉबी वर्सेस कौन सी लॉबी की लड़ाई थी। आज फोकस राजनाथ सिंह पर करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बैकग्राउंडर को समझिए। 2024 में क्षत्रियों के उत्तर प्रदेश में दिए झटके को लगातार बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप इग्नोर करती रही। सेंट्रल लीडरशिप से मतलब जिन 2 लोगों के पास सारी शक्तियां हैं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ और उनकी लीडरशिप और उनके कैंडिडेट्स को इग्नोर करके अपने कैंडिडेट्स लगभग हर उस जगह पे फिट किए जहां जहां पार्टी चुनाव के बाद हार गई। लेकिन उसको चुनाव के बाद ठीक करने का कोई बड़ा प्रयास नहीं दिखा। कम से कम पार्टी के अंदर के जातीय समीकरण तो ऐसा ही दिखाते हैं। एक भी कैबिनेट मंत्री क्षत्रिय समुदाय से नहीं है। जो पहले कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ वो करने की कोशिश 2024 चुनाव से पहले की गई थी। मेरठ को जाट बेल्ट बोला गया। पार्टी में इसी समुदाय के लोगों को विशेष और ज़्यादा स्थान दिया गया। सीटें भी ज़्यादा दी गई जहां बहुलता किसी और समुदाय की थी, जैसे फतेहपुर सीकरी, वहां भी यही किस्सा हुआ। पार्टी के नाम पे और शहरी वोटों के दम पे ऐसी जगहों पर भी जीत मिल गई जहां के कैंडिडेट्स का जमकर विरोध हुआ था, लेकिन उसका असर बाकी जगहों पर दिखा। उदाहरण के तौर पे इतिहास विकृतीकरण को लेकर नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का क्षत्रिय समुदाय ने जमकर विरोध किया। उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने संस्कृति मंत्री रहते हुए ग्रेटर नोएडा में गलत इतिहास को सर्टिफाई कर दिया और एक गुर्जर शोध संस्थान का निर्माण करवाया, जिसमें सम्राट मिहिर भोज और उनके आगे पीछे की सभी पीढ़ियों के नाम के आगे गुर्जर लिखकर उनको गुर्जर घोषित कर दिया। इसके अलावा डॉक्टर शर्मा द्वारा पूर्व भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी के मामले में अति उत्साहपूर्ण कार्रवाई से त्यागी समाज बुरी तरह से भड़क गया। नोएडा में बेशक ये समाज संख्या में कम हो, लेकिन गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक बड़ी संख्या में इस समाज के वोटर मौजूद हैं। यहां तक कि सहारनपुर तक इनकी हर लोकसभा क्षेत्र में ठीक ठाक संख्या में वोट है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका ठीक ठाक दबदबा है।
इसके अलावा गाजियाबाद से सिटिंग एमएलए अतुल गर्ग को टिकट दिया गया, जनरल वीके सिंह का टिकट काट के। क्षत्रिय बहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद समाज के किसी नेता को इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक भी टिकट लोकसभा में बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया। गर्ग को लेकर विरोध हुआ, नारेबाजी हुई, लेकिन पार्टी नहीं मानी और जिद का नतीजा ये हुआ कि पार्टी को 1 लाख से ऊपर वोट कम मिले। अतुल गर्ग जीत तो गए क्योंकि अर्बन वोटर का साथ मिला, लेकिन जहां अर्बन वोटर कम था, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वहां पार्टी हार गई। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के हारने की एक और वजह उनका पूर्व सरगना विधायक संगीत सोम से मनमुटाव भी था। ऐसा माना जाता है कि संगीत सोम की हार में बालियान का रोल था और बालियान की हार में संगीत सोम और क्षत्रियों के पार्टी से नाराजगी का रोल था। पुरुषोत्तम रूपाला को ना हटाकर पार्टी ने क्षत्रियों की बगावत को खूब हवा दे दी। अब आते हैं मुद्दे पे वापस। क्षत्रियों का वोट वापस हासिल करने में पार्टी की सेंट्रल कमांड लगातार विफल होती रही। कद्दावर नेता राजनाथ सिंह का पूरा मामला डैमेज करने के बाद उपयोग किया गया, जो कि सफल नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि लोगों की राजनाथ सिंह से कोई विशेष शिकायत थी। गुस्सा सेंट्रल लीडरशिप पर था, जो उत्तर प्रदेश में टिकट बांटने पर मनमानी पर अड़ा हुआ था और समुदाय को ऐतिहासिक तौर पे सबसे कम टिकट मिले थे। ये कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार की भी थी। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव से क्या चीजें बदलने लगी हैं? क्या राजनाथ सिंह, जो नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने वालों में से एक थे, अब पार्टी पर अपना कंट्रोल दिखाने लगे हैं? ध्यान रहे, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं और पूरे उत्तर भारत में उनकी काफी अच्छी पकड़ है। उनके जैसी डिप्लोमेसी अभी की बीजेपी में किसी के पास भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और आम आदमी पार्टी तक राजनाथ सिंह हर पार्टी से कूटनीतिक स्तर पे बातचीत कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस से जब कोई भी सांसद ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश जाने वाली टीम में जाने के लिए राजी नहीं हुआ, तो इस विवाद का अंत भी राजनाथ सिंह के फोन कॉल से ही हुआ। पूरी पार्टी में सेंट्रल लीडरशिप में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो राजनाथ सिंह जैसी शालीनता बरकरार रखते हुए राजनीति जारी रख पाया हो। शार्प पॉलिटिक्स या यूं कहें आर या पार वाली पॉलिटिक्स का हिस्सा न बना हो। तीक्ष्ण बयानबाजी करके कई छोटे मोटे बीजेपी के नेता टॉप शेल्फ तक पहुंच गए हैं। इनमें प्रमुख हैं निशिकांत दुबे, संबित पात्रा, इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी, इसके अलावा अन्य कई युवा नेता मौखिक बाड़ों को छोड़ छोड़ के शिखर तक पहुंच गए। लेकिन इस मौखिक बाड़ों के दौर में भी राजनाथ सिंह ने कभी भी राजनैतिक गरिमा को नहीं तोड़ा और कभी भी बिलो द बेल्ट या फिर चुभने वाले या बेइज्जत करने वाले बयान नहीं दिए। शायद यही कारण रहा कि घर बैठे बैठे वो राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जितवाने में सफल हो गए। अमित शाह का सिर पे हाथ होने के बावजूद संजीव बालियान हार गए। ये एक ऐसे दौर की शुरुआत के तौर पे भी देखा जा सकता है जिसमें बीजेपी में बदलाव शुरू हो गया हो। पार्टी पर एक दो लोगों का एक छत्र राज होने में अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्य स्तर पे सबसे बड़ी चुनौती के तौर पे देखा जाता था, लेकिन इस चुनाव के बाद सेंट्रल लेवल पे राजनाथ सिंह की ग्रैंड एंट्री के तौर पे देखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगी आदित्यनाथ को समर्थन भी जग जाहिर है, लेकिन इस बार अंदर की खबर यह है कि राजनाथ सिंह को भी अब वैसा ही समर्थन दिया जा रहा है। बीजेपी के प्रेसिडेंशियल पोस्ट को लेकर सेंट्रल लीडरशिप, यानी कि वो लोग जिनके हाथ में पूरा कमांड एंड कंट्रोल है, और संघ में रस्साकशी काफी दिनों से चल रही है। ऐसे में इस खींचतान के बीच राजनाथ सिंह की एंट्री ने संघ और योगी आदित्यनाथ का पलड़ा बहुत भारी कर दिया। संघ योगी आदित्यनाथ को किसी भी कीमत पर नहीं हटाना चाहती है। संघ के उत्तर प्रदेश से जुड़े कई लोग
योगी आदित्यनाथ को भावी प्रधानमंत्री के तौर पे भी देखते हैं, लेकिन गुजरात लॉबी को इससे दिक्कत है और उस लॉबी का अहम हिस्सा और अघोषित प्रवक्ता निशिकांत दुबे ने खुलेआम योगी आदित्यनाथ को कमतर बोल के हेमंत बिस्वा शर्मा और देवेंद्र फडणवीस को उनके बराबर बताने की हिम्मत की है। यूपी में क्षत्रिय सेंट्रल बीजेपी से पहले से ही नाराज है। उसमें आग में और घी डालने का काम दुबे ने किया, लेकिन अकेले नहीं किया, लॉबी का साथ था ऐसा वो सोच रहे थे तभी डाला। हालांकि बाद में उनको इसके लिए डांट भी पड़ गई। ये जग जाहिर है कि गुज्जू लॉबी चाहे जितनी हावी होने की कोशिश करे, योगी आदित्यनाथ को राजनाथ सिंह का पूरा समर्थन रहता है और प्रदेश की राजनीति की मांग के अनुसार आगे भी रहेगा। तभी यहाँ पार्टी की सेहत, यहाँ तक कि पार्टी का अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। बीजेपी की लीडरशिप में अगर कुछ भी बदलाव की संभावना है तो उसके प्रबल दावेदार राजनाथ सिंह बन गए, चाहे वो अध्यक्ष का पद हो, चाहे उससे भी बड़ा। अन्य राज्यों के सीएम जो थे उनको जिस तरीके से तुरंत हटा दिया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर के ये संभव नहीं है। ये पूरा वीडियो जो मैंने बनाया ये आपको यही समझाने के लिए बनाया कि पिछले वीडियो में जो मैंने आखिरी मुहावरा कहा था, जो एक कहावत है कि जिनके सिर पे बाल नहीं होते हैं वो लोग बड़े मेधावी होते हैं, बड़े तेज होते हैं। भाजपा में 3 लोग ऐसे हैं जिनमें से 2 सत्ता के शीर्ष पर हैं और 1 किंग मेकर है। अब सत्ता के शीर्ष वाले 2 लोगों की आपसी खींचतान के बीच किंग मेकर एक दूसरे शेर की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। आने वाला वक्त बीजेपी के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देश की पॉलिटिक्स के लिए भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कद्दावर नेता तो हैं राजनाथ सिंह, लेकिन अब अपने कद का और अपने वजन का, अपनी आवाज़ में जो दम है उसका भरपूर इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। पार्टी में जो हो रहा है वो सब कुछ राजनाथ सिंह देख रहे हैं और उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा उनके हिसाब से चलने वालों का है, उनकी मर्जी से चलने वालों का है। अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले राजनाथ सिंह इस तरीके से अगर अपना दबदबा दिखाते हैं, जिसमें कि उनको बहुत बड़ा समर्थन उत्तर प्रदेश की तरफ से, यहाँ तक कि बिहार की तरफ से भी मिल रहा है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चुनाव भाजपा के प्रेसिडेंशियल पद का होने जा रहा है और भाजपा के अंदर जो शिफ्ट है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था, इसको आप बिल्कुल RWA या AOA का चुनाव ना समझें, ये कुछ बड़ा था। इसको मीडिया ने बहुत ही छिछले तौर पे जाट वर्सेस राजपूत लॉबी का चुनाव बता दिया था। इसी सिलसिले में मैं आपको ये विश्लेषण भी बता रहा हूँ कि वो जाट वर्सेस राजपूत लॉबी का चुनाव नहीं था। दीपेंद्र हुड्डा ने भी राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में वोट किया था। ये चुनाव कुछ और था, इसके परिणाम बहुत दूरगामी हैं और राजनाथ सिंह इन पूरे जो घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम के सेंटर में। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना ध्यान रखिएगा, वर्कआउट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।